हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से एल्गोरिथम के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाइएगा कि जो एल्गोरिथम है वो क्या कहलाता है। दोस्तों, एल्गोरिथम को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है। आप लोगों को परिभाषा के माध्यम से अच्छी तरीके से बताऊंगा कि जो एल्गोरिथम है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। इसमें बताया जा रहा है यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की सुविधाजनक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि जो एल्गोरिथम की परिभाषा है वो आखिरकार किससे संबंधित है, यानी कि एल्गोरिथम की परिभाषा का जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है, वो आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मानकर चलते हैं कि आपको अपने घर के छत तक पहुंचना है, तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा। मानकर चलते हैं कि ये आपका घर है। ठीक है, मान लेते हैं कि यह आपका एक घर है, यह घर का दरवाजा है और यह घर का छत है। मान लेते हैं कि यह घर का छत है। ठीक है, और ये अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया घर का फर्श है। देखिए, आपको अपने घर के छत तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग अपने घर में प्रवेश कीजिएगा। ठीक है, कहां से, प्रवेश द्वार से। पहला स्टेप, यदि आप घर से बाहर हो तो, अगर घर के अंदर रहिएगा तो जो पहला स्टेप होगा वो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। हम यहां पर बात कर रहे हैं जब आप घर से बाहर हैं। आप घर से बाहर हैं, आपको अपने घर के छत तक जाना है, तो पहला स्टेप में आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप अपने घर के द्वार से घर में प्रवेश कीजिएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि चरण फर्स्ट में आपने ये काम कर लिया, आप अपने घर के द्वार के माध्यम से घर में प्रवेश कर गए। ठीक, दूसरा चरण में आप लोग क्या कीजिएगा कि आप अपने घर के उस स्थान पर जाइएगा जहां से इस छत तक सीढ़ी चढ़ाई गई है। बातों को ध्यान से समझिएगा आप लोग, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप अपने घर से उस स्थान तक जाइएगा जहां से इस छत तक सीढ़ी चढ़ाई गई है। क्यों? क्योंकि आपको अपने घर के इस छत पर पहुंचना है। तो दोस्तों, आप क्या करते हैं कि दूसरे चरण में आप अपने घर के उस स्थान पर जाते हैं जहां से इस छत तक सीढ़ी चढ़ाई गई है। ठीक है, ये हुआ दूसरा चरण। और जो तीसरा चरण है, अंतिम चरण, वो क्या है, वो है सीढ़ी। यानी कि जब आप सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं तो आप उस सीढ़ी की सहायता से चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। और ये जो सीढ़ी होती है वो क्या करती है बाबू कि आपको आपके घर के छत तक पहुंचा देती है। और इस प्रकार आप लोग 3 स्टेप को फॉलो करते हुए आप अपने घर के छत तक पहुंच गए। तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों स्टेप को फॉलो ना करें, यानी कि अगर आप लोग इन तीनों स्टेप को बिल्कुल भी पार ना करें, तो क्या आप अपने घर के छत तक पहुंच सकते हैं? बताइए कि आप अपने घर के छत तक पहुंच सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है। ये जो 3 स्टेप है, इन्हीं तीनों स्टेप के माध्यम से आप अपने घर के छत तक पहुंच पाए। मान लेते हैं कि आप घर के अंदर हैं, तो यहां पर जो चरण फर्स्ट होगा वो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, लेकिन इन दोनों चरणों से होकर ही आपको गुजरना होगा। यदि आप इन दोनों चरणों से होकर नहीं गुजरिएगा तो दोस्तों, आप भगवान नहीं है या फिर आप कोई भूत नहीं है कि क्षपित होकर आप छत तक पहुंच जाइएगा। तो दोस्तों, इसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है एल्गोरिथम। यानी कि इस चरण के माध्यम से आपने अपने घर के छत तक जाने वाला जो समस्या था उसका समाधान कर लिया। आपको अपने घर के छत तक पहुंचना था, तो आपने क्या किया, आपने इन दोनों चरणों के माध्यम से इस समस्या का समाधान कर लिया। और इस समस्या को सुलझाने वाला जो विधि होता है उसी विधि को कहा जाता है एल्गोरिथम। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आप लोगों को दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। ठीक है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मानकर चलते हैं बाबू कि आपको रोटी बनाना है। ठीक है, चाहे कोई लड़की होंगी, अगर लड़की अगर सुन रही होंगी तो आप लोग समझिएगा। अगर मान लेते हैं छोटी, आप लोगों को अगर मानकर चलते हैं कि रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करती हैं, सबसे पहले यानी जो फर्स्ट स्टेप है वो है आटा तक पहुंचना। सबसे पहले आप अपने उस डिब्बे तक जाइएगा जिसमें आटा रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि
क्योंकि रोटी बनाना है तो माटी से तो बनाएंगे ना। हम लोग किससे रोटी बनाते हैं? हम लोग रोटी बनाते हैं गेहूं के आटे से या फिर चावल के आटे से। तो यहाँ पर हम लोग गेहूं का आटा ही लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो पहला चरण होगा वो क्या होगा? वो होगा आटा को निकालना। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आप सबसे पहले क्या करती है कि आप डिब्बे से आटा को निकाल कर बर्तन में डालती है। ठीक है, दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में आप क्या करती हैं कि उस आटा में पानी को मिलाती हैं। और तीसरे चरण में क्या करती है कि उस आटा में पानी को इतना मिलाती है जिससे कि वो जो आटा है वो बिल्कुल भी गीला ना हो सके। यानी कि आप आटा में पानी की मात्रा उतना ही डालती हैं जिससे कि जो आटा है वो गुथा सके। तो दोस्तों आप लोग ध्यान से समझिएगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। 3 चरण के माध्यम से आपने क्या किया? 3 चरण के माध्यम से आपने आटा को उस अवस्था में ला दिया जिससे कि अब वह गूथा जा सके। अब यहां बात करते हैं हम लोग चरण 4। अब चौथा चरण की बात करते हैं। तो चौथा चरण में आप क्या करती होंगी? चौथा चरण में आप लोग उस आटे को गूंथती होंगी। क्या करती होंगी? गूंथती होंगी। गूंथ कर अच्छी तरीके से उसको मचोड़ती होंगी और तब जाकर उसका जो स्वरूप है उसे लोइया के रूप में ढाल देती होंगी। ठीक है, और उस लोइया को लेकर, लोइया मतलब जो होता है ना आवरण, आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, हम तो उतना जानते उतना नहीं है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मतलब जो आटा का स्वरूप है वो ऐसा हो चुका है ठोस रूप में, ऐसा हो चुका है ठोस रूप में गुथाकर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? आप कहां जाइएगा? जब आटा गुथा गया तो कहां जाइएगा? बोलिए। आप लोग बाथरूम में तो जाइएगा नहीं, कहां जाइएगा? किचन में, क्योंकि रोटी बनाना है तो रोटी बनाने के लिए किचन तक ही जाना होगा। आप किचन पर जाइएगा, फिर उसके बाद आप लोग गैस को बारिएगा क्योंकि हमें चूल्हा के माध्यम से रोटी को बनाना है। तो आप चूल्हा को बारिएगा, फिर उस चूल्हा पर तावा को चढ़ाइएगा और तावा को चढ़ाकर उसको गर्म कीजिएगा। और फिर आप लोग इस आटे के बंडल से एक लोया निकालिएगा, उसको गोल कीजिएगा और गोल कर कर आप लोग उसको एक आकृति दीजिएगा, एक शेप दीजिएगा। किसके माध्यम से? चकला और बेलना के माध्यम से। चकला और बेलना के माध्यम से जब आप लोग उसको शेप दे दीजिएगा और शेप देकर दोस्तों जब आप लोग उसको गोल कर दीजिएगा तब यह रोटी कहां जाएगा? तब यह रोटी तावे पर जाएगा। तावे पर जाएगा, फिर उसकी आप लोग सेकाई कीजिएगा, अच्छे से उसको घुमाइएगा। जब दोनों तरफ पक जाएगा तब जाकर एक रोटी तैयार होगा। तो आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, जो भी लड़कियां होंगी या जो भी महिलाएं होंगी, जो भी माताएं होंगी, मैं आप ही लोग से पूछता हूं कि अगर आप लोग इतने चरण को फॉलो ना करें तो क्या आप आटे की रोटी तक पहुंच सकते हैं? बताइए, आप ही लोग बताइएगा। अगर आप लोग इतने चरण से होकर ना गुजरे तो क्या आप आटे के डिब्बे से आटे की रोटी तक पहुंच पाइएगा? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा नहीं। हमें इतने चरण से होकर गुजरना पड़ेगा तभी जाकर हम आटे के डिब्बे से आटे की रोटी तक पहुंच पाएंगे। तो इसी को कहा जाता है एल्गोरिथम, यानी कि रोटी बनाने की इस समस्या का यहां पर समाधान हो चुका है। इसी प्रकार से अगर हम लोग चाय बनाने की क्रिया को देखें तो आप लोग जानते होंगे कि जो चाय है वह किस तरीके से बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि स्वयं चाय बनाना जानते होंगे। तो बाबू आप लोगों को पता होगा कि चाय बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले कोई बर्तन या पात्र लेना होता है, उसके बाद उसमें दूध को डालना होता है। यदि आप दूध की चाय बना रहे हैं तो, अगर पानी का बना रहे हैं तो पानी डालना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग दूध की चाय ही लेकर चलते हैं। तो आप लोग चाय बनाने के हिसाब से, यानी कि मानकर चलते हैं कि आपको 2 कप चाय बनाना है तो 2 कप के मात्रा के अनुसार आप उस पात्र में दूध की मात्रा को लेते हैं। फिर उस दूध को आप क्या करते हैं कि चूल्हे पर गर्म करते हैं। जब चूल्हे के माध्यम से वो दूध गर्म हो जाता है तो आप लोग उस दूध के हिसाब से, उस दूध के अनुसार से आप उसमें चीनी, अदरक, चाय पत्ती को डालते हैं। फिर उसके बाद आप लोग खौलाते हैं। जब चाय लाल हो जाता है तो उसके बाद आप लोग उसे चूल्हे से उतारते हैं। चूल्हे से उतारने के बाद आप लोग छछनी के माध्यम से उस चाय को छानते हैं। चाय को फिल्टर करने के बाद आप लोग उसे पीते हैं। तो दोस्तों इतना प्रोसेस करने के बाद तब जाकर 1 कप चाय तैयार हो पाता है। तो आप ही लोग बताओ, अगर आप लोग इतने स्टेप को फॉलो ना करें तो क्या आप दूध से दूध की चाय तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। यह भी एक प्रकार का एल्गोरिथम है। इन चरणों के माध्यम से आप लोग दूध से दूध की चाय को बना पाए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो एल्गोरिथम है इसका वास्तविक जो अर्थ है वो क्या होता है। मानकर चलते हैं कि अभी आप लोगों को कोई भी अगर उच्चारण अगर दे दिया जाए करने के लिए तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मानकर चलते हैं कि ये अगर बोला जाए आपसे पढ़ने के लिए कि इसको पढ़िए क्या लिखा हुआ है तो आप लोग पढ़ सकते हैं।
क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि आप इसके बारे में पहले से ही जान चुके हैं कि इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या पढ़ा जाता है, ये क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आप लोग निम्न क्लास में ही जान चुके हैं और अपने तैयारी को अच्छी तरीके से मजबूत कर लिए हैं, तब आपको ये पढ़ने आया हुआ है। लेकिन यदि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने कभी ना वर्ण जाना, ना कभी अल्फाबेट जाना, ना कभी क्रिया जाना, ना कभी विशेषण जाना, ना ही संज्ञा जाना, ना ही कोई अवयव जाना, तो फिर वह कैसे इसका उच्चारण कर सकता है? लेकिन आप लोगों के माता पिता ने बचपन से ही आप लोगों के पढ़ाई पर ध्यान दिया है और आप लोग भी बचपन से ही अपने पढ़ाई पर ध्यान दिए हैं और आप लोग अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई पर मेहनत किए हैं, तब जाकर आप लोगों को यह पता चल पाया है कि वर्ण शब्द क्या कहलाते हैं, कैसे उच्चारित किए जाते हैं, कैसे इन्हें पढ़ा जाता है। अगर कोई इसे पढ़ना नहीं जानता तो बिल्कुल भी इसे पढ़ नहीं सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्या है? यह भी एक प्रकार का एल्गोरिथम ही है, यानी कि एल्गोरिथम से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जो हम लोग खाते हैं वो भी क्या होगा? वो भी एक प्रकार का एल्गोरिथम से ही जुड़ा होगा। अगर आप लोग कोई खाना खाइएगा तो खाना का सबसे पहले हमारे शरीर में पाचन होता है, पाचन तंत्र की सहायता से। अगर हमारे शरीर में पाचन तंत्र की सहायता से उस भोजन का पाचन ना हो तो हमें बिल्कुल भी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग भोजन को मुख में ग्रहण करते हैं। पहला स्टेप है मुख में ग्रहण करना। ठीक है, वो जो भोजन है वो दांतों के माध्यम से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, यानी कि अपने सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर उस भोजन को हम लोग क्या करते हैं कि पानी के माध्यम से, या हो सकता है कि जब वो भोजन हमारे लार के माध्यम से जब वो चिपचिपा हो जाता है तो वह गले के माध्यम से होते हुए हमारे आमाशय तक पहुंचता है। जब इस भोजन का अर्धपूर्ण पाचन हमारे आमाशय में हो जाता है तो जो आमाशय है वो क्या करता है कि अपने ग्रहणी के माध्यम से उसे छोटी आंत तक भेज देता है। छोटी आंत में हमारे भोजन का संपूर्णतः पाचन होता है और जब वहां पर हमारे भोजन का संपूर्णतः पाचन हो जाता है तब जाकर इस भोजन का जो स्वरूप है वह सरल अवयव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो आपका भोजन का स्वरूप है वो अब परिवर्तित हो चुका है। किस रूप में? तो वह परिवर्तित हो चुका है ग्लूकोज के रूप में। दोस्तों यही ग्लूकोज हमारे रक्त के परिसंचरण द्वारा हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और जब यह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वहां पर इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने के बाद ही हमारे शरीर को इस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं, इतने सारे चरण होते हैं। ऐसा नहीं कि खाएं और ऊर्जा मिल रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें बहुत सारे चरण होते हैं, इन चरणों के माध्यम से ही आपको उस भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं भोजन के जो पाचन क्रिया जो है वो अभी एल्गोरिथम से ही जुड़ी हुई है। दोस्तों अगर हम लोग यहीं पर मूर्तिकार का उदाहरण लेकर चलें तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो मूर्तिकार है वह एक मूर्ति बनाने से पहले किन किन चरणों से होकर गुजरता है। अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं आप लोगों को इनके चरणों से परिचित कराता हूं। दोस्तों जो एक मूर्तिकार है वो क्या करता है कि सबसे पहले ढांचा तैयार करता है। ढांचा कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए यहां पर वो सबसे पहले एक पटरा लेता है। पटरा यानी कि आधार का काम करता है मूर्ति के लिए। सबसे पहले वो पटरा लेता है। आप लोग देखे होंगे सरस्वती माँ का प्रतिमा बनते हुए, माँ लक्ष्मी का प्रतिमा बनते हुए, माँ दुर्गा का प्रतिमा बनते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले एक पटरा को लिया जाता है, उस पटरा में होल किया जाता है। होल उस हिसाब से किया जाता है जिससे कि मूर्ति की संरचना हो सके। ठीक है, फिर इस होल में क्या किया जाता है बाबू? बांस को गाड़ा जाता है, पतले पतले बांस को गाड़ा जाता है और इस बांस की सहायता से यहाँ पर पुआल का एक प्रतिमा तैयार किया जाता है। मतलब पुआल के माध्यम से, पुअरा के माध्यम से, पुआल और रस्सी के माध्यम से एक ढांचा बनाया जाता है। जैसा मूर्ति होता है उस हिसाब से यहाँ पर ढांचा बनाया जाता है जिससे कि जो मिट्टी है वह ठहर सके। जब पुआल और रस्सी के माध्यम से इस लकड़ी पर, यानी कि इन तीनों बांस की लकड़ी पर वो ढांचा को तैयार कर लेते हैं, तब जाकर क्या करते हैं जो मूर्तिकार होते हैं वो क्या करते हैं कि उस पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, यानी कि मिट्टी से चारों तरफ उस पुआल को ढक देते हैं। जब वो पुआल मिट्टी से चारों तरफ से ढक जाता है तो फिर उसके चारों ओर वो चिकनी मिट्टी से उसको चिकन करते हैं। चिकन करके फिर इस आकृति को अच्छी तरीके से एक नया स्वरूप देते हैं। नया स्वरूप देने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जब यह सूख कर कहीं फट जाता है तो फिर वो क्या करते हैं कि इसको रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद जब यह मूर्ति अच्छी तरीके से सूख जाती है तब जाकर उस पर पेंटिंग सेटिंग का काम करते हैं। अच्छी तरीके से पेंटिंग सेटिंग करने के बाद क्या करते हैं कि इस मूर्ति को साड़ी उड़ी
पहनाते हैं। अगर बाहर से साड़ी पहनाना है तो साड़ी पहनाएंगे और नहीं पहनाना है तो माटी का ही साड़ी पहना देंगे और तब जाकर एक मूर्ति तैयार होता है। श्रृंगार करने के बाद फिर श्रृंगार भी किया जाता है माँ का और तब जाकर एक मूर्ति को तैयार किया जाता है। तो आप ही लोग बताओ बाबू, अगर एक मूर्तिकार इन चरणों से होकर अगर ना गुजरे तो क्या वह माँ सरस्वती या माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी का प्रतिमा बना सकता है? नहीं बना सकता। यानी कि उसे पता नहीं है कि हम एल्गोरिथम से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह वास्तव में एल्गोरिथम से ही जुड़ा हुआ है। आपके माँ को पता नहीं है कि वह एल्गोरिथम से जुड़ी हुई है, लेकिन आपकी जो माँ है वह भी एल्गोरिथम से जुड़ी हुई रहती है। दोस्तों, आप लोग अपने शरीर के अंदर देखें या शरीर से बाहर देखें या कहीं पर भी देखें, हर एक वस्तु, हर एक क्रिया एल्गोरिथम पर ही काम करती है। बिना एल्गोरिथम पर कोई भी क्रिया काम नहीं करती। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले ले जल चक्र को, तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो जल चक्र की क्रिया है वह भी एक प्रकार का एल्गोरिथम पर ही आधारित होती है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें हृदय के संचालन का, जो हमारा हृदय धड़कता है, मैंने आप लोगों को हृदय की कार्य विधि बताया था, तो जो बाबू यहाँ पर हृदय कार्य करता है वो भी कार्य करता है एल्गोरिथम पर ही। बिना एल्गोरिथम के कुछ भी संभव नहीं है। हमारी जो पूरी सृष्टि है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, वो सब एल्गोरिथम से ही जुड़ा हुआ है। हमारे जो दिन बदलते हैं, जो रात होता है, जो सवेरा होता है, जो साल बदलते हैं, जो वर्षा होती है, जो धूप आता है, जो मानकर चलते हैं ठंड आता है, ये सारे जो भी मौसम बदलते हैं वे सब एल्गोरिथम से जुड़े हुए हैं और एल्गोरिथम के अनुसार चरण दर चरण बदलते रहते हैं। हमारे अंदर भी बाबू क्या होती है? एल्गोरिथम की क्रिया होती है। अगर हम यहीं पर बात करें किसी संतान के उत्पत्ति का, तो किसी संतान का जो उत्पत्ति है वैसे ही नहीं हो सकता, उसके पीछे भी क्या होती है? उसके पीछे भी एक चरण होता है। सबसे पहले नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से सेक्सुअल क्रिया करते हैं। सेक्सुअल क्रिया कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें बहुत प्रकार के आसन होते हैं, जैसे कि लिप्टासन हो जाएगा, सुतासन हो जाएगा, बैठासन हो जाएगा, चढ़ासन हो जाएगा, बहुत प्रकार के ऐसे आसन हैं। उन आसनों से गुजरने के बाद जो मादा होती हैं उनके पेट में भ्रूण तैयार होता है और ये जो भ्रूण है वो निषेचन की क्रिया के द्वारा ही तैयार होता है। उतना हम अंदर गहराई तक नहीं जा रहे हैं, बस आप लोगों को शॉर्ट विधि से बता रहे हैं, ठीक है? आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। जब उनके गर्भ में भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसके लिए एक समय अवधि फिक्स होती है। अगर कोई मानव है या कोई इंसान है तो उसकी जो समय अवधि होती है वो होती है 9 महीना। 9 महीना गर्भ काल के बाद जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वो अपने माँ के गर्भ से बाहर निकलता है और वह इस संसार को देख पाता है। अगर इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर किसी अन्य जीव, पशु या किसी पक्षी को ले लें तो उनके जो गर्भ काल का जो समय अवधि होती है वो अलग अलग होती है, एक समान सभी जीवों की नहीं होती। तो दोस्तों, अगर ये प्रोसेस ना हो, ये क्रिया ना हो, ये चरण दर चरण अगर ये जो स्टेप्स है अगर ये फॉलो ना हो तो बिल्कुल भी जो संतान है वो अपने माँ के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता। अगर मानकर चलते हैं कि आप लोगों को अपने दोस्त या किसी फ्रेंड के पास फोन लगाना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए आप लोग सबसे पहले अपने फोन को निकालते हैं, फिर अपने फोन के लॉक को अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद आप लोग अपने फोन के उस एप्लीकेशन पर जाते हैं जो कि डायल पद से संबंधित हो। फिर आप लोग उस डायल पद में जाकर आप लोग उस व्यक्ति का नंबर ऐड करते हैं जहां पर आपको कॉल लगानी है। फिर आप क्या करते हैं कि जब कॉल को मिलाते हैं तो ये जो कॉल है, ये जो नेटवर्क है, ये जो कॉलिंग है वो उस व्यक्ति तक पहुंचता है। वो व्यक्ति क्या करता है कि आपके कॉल को रिसीव करता है और जब वो रिसीव करता है तब जाकर आप उससे जुड़ पाते हैं या फिर वो जो व्यक्ति हो आपसे जुड़ पाता है। अगर इतना चरण ना हो तो बिल्कुल भी आप उससे नहीं जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आप लोगों को यह समझाने का प्रयास किया है कि आखिर एल्गोरिथम का जो अर्थ है वास्तविक वो क्या होता है। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि एल्गोरिथम की परिभाषा में यही कहा जा रहा है कि यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। श्रृंखला करने का मतलब कि चरण दर चरण, चरण दर चरण, ये श्रृंखला नहीं है पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ये क्या है? एक प्रकार का श्रृंखला है। एक मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए जो मिस्त्री होता है वो क्या करता है? चरणों को अपनाता है। सबसे पहले वह मकान के धरती को यानी उसके सतह को बराबर करता है माटी भरवा कर, फिर उसमें पिलर देता है। पिलर देने के बाद क्या करता है कि वह मकान का आधार तैयार करता है। आधार तैयार करने के बाद तब वो मकान को वो आगे की ओर आगे लेकर जाता है, मतलब आगे वो बनाते जाता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर उतना ना करे तो बिल्कुल भी जो मकान है वो बन नहीं पाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की सुविधाजनक विधि या प्रक्रिया प्रदान करती है। ठीक है, तो आप लोग बाबू समझ पाए जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर हम बात करें यहां पर विशेषता का, तो आप लोग विशेषता में थोड़ा सा जान लीजिए। विशेषता में बताया जा रहा है एल्गोरिथम निर्देशों का एक समूह है। निर्देश आप खुद देख पा रहे होंगे। निर्देश मतलब निर्देश यानी कि अगर हमें किसी के पास
कॉल लगाना है। तो निर्देश में हम लोग क्या समझ रहे हैं, निर्देश में हम लोग यही समझ रहे हैं कि हमें अपने फोन के डायल पैड में जाना है, डायल पैड में हमें उस व्यक्ति का नंबर ऐड करना है और फिर उसके पास कॉल करना है, समझ रहे हैं ना। तो यही हो गया निर्देश। एल्गोरिथम निर्देशों का एक समूह है, जिसके पास वो निर्देश होगा वही उसका समाधान कर सकता है। अगर उसके पास वो निर्देश नहीं होगा तो वो उसका समाधान बिल्कुल भी कर नहीं सकता है। मानकर चलते हैं कि आपको कार चलाना है, तो आपको कार चलाने के जो स्टेप्स होते हैं, जो निर्देश होते हैं, वो पता होगा तभी आप कार चला सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि कार चलाने से पहले कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो बिल्कुल भी आप कार को चला नहीं सकते। जिसे पता है वही क्या कर सकता है कि इस समस्या का समाधान कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जिसके द्वारा किसी विशेष समस्या को हल किया जाता है। अगर आप लोगों को मैथ में मानकर चलते हैं कोई कंस्ट्रक्शन बनाना है, किसी भी अगर मानकर चलते हैं आकृति को आपको रचना करना है, तो आप आकृति की रचना करने के लिए सबसे पहला जो चरण है वो क्या करते हैं, सबसे पहले चरण में आप लोग एक रेखाखंड ड्रॉ करते हैं। फिर हो सकता है कि उस पर आप लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। फिर 90 डिग्री का कोण बनाकर आप लोग क्या करते हैं कि अपने इच्छा के अनुसार या फिर हो सकता है अपने क्वेश्चन के अनुसार आप वहां पर कोण की रचना करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इस रचना को पूर्ण करते हैं। अगर आप लोग इन चरणों को ना जाने तो जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल भी बनकर तैयार नहीं हो सकता है। तो पता है तभी ना, नहीं पता होगा तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में सभी इंसान सब काम नहीं कर सकता। भाई ये सिंपल बात है, क्योंकि वो सभी कामों के एल्गोरिथम से परिचित ही नहीं है, सभी कामों के एल्गोरिथम को जानता ही नहीं है, तो वो सभी काम कैसे कर सकते हैं, आप ही लोग बताइए, नहीं ना कर सकता। बताइए आगे समझिएगा। 2 नंबर में एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोग्रामिंग में आने वाली समस्या का समाधान किया जाता है। बाबू जो मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया वो सब प्रोग्राम से संबंधित है। किससे? प्रोग्राम से ही संबंधित है। और किसी भी प्रोग्राम में आने वाली समस्या का समाधान जो है वह एल्गोरिथम के माध्यम से ही किया जाता है। आगे बात करते हैं 3 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है यह नियमों का एक समूह होता है, नियमों का यानी कि चरणों का एक समूह होता है। मैंने बताया आप लोगों को कि चरणों का समूह किस तरीके से होता है, जिनका इस्तेमाल स्टेप बाय स्टेप यानी कि चरण दर चरण किसी काम को पूरा करने में किया जाता है। अब मानकर चलते हैं कि किसी लड़की को पटाना है, तो क्या आप डायरेक्ट जाकर उसको बोलेगा आई लव यू, ऊपर जाएगी? नहीं, उसके लिए भी एल्गोरिथम है। सबसे पहले क्या किया जाता है पता नहीं हमको, लेकिन हल्का फुल्का बता देते हैं। सबसे पहले आप जिस लड़की को पसंद करते हैं आप उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसके लिए आप समय देते हैं, उसको देखते हैं, उसके जो भी मतलब प्रॉब्लम होते हैं उसके प्रॉब्लम को आप सोल्व करने का प्रयास करते हैं, उससे आप दोस्ती करते हैं। जब दोस्त बन जाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने बातों को उसके सामने शेयर करने लगते हैं। तो ये सारे चरण होते हैं, इन चरणों से होकर ही आप उसके पास पहुंच पाते हैं। अगर आप इन चरणों को बिना अपनाए डायरेक्ट पहुंच जाइएगा तो आप बलात्कारी कहिएगा, समझ रहे हैं ना, लफुआ कहिएगा। तो मैं जो बता रहा हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे है 4 नंबर में, एल्गोरिथम को समझना आसान होता है। यानी कि अगर किसी माँ की बेटी को रोटी बनाने नहीं आता तो अगर उसकी माँ इन स्टेप्स को बताए कि हाँ बुची, पहले आटा लिया जाता है, इतना पानी डाला जाता है, फिर उसको ऐसे गूंथा जाता है, फिर उसको अच्छी तरीके से मचोड़ कर ऐसा लोया तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद एक छोटा सा लोया निकाला जाता है, फिर उसको गोल गोल चारों तरफ से बेला जाता है और तब जाकर उसको तावा पर डाला जाता है। तो वो क्या कर लेगी, इन चरणों के माध्यम से रोटी को बना लेगी। तो इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है उसका समाधान इन चरणों के माध्यम से हो गया, समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, इसमें देख सकते हैं 5 नंबर में, एल्गोरिथम की मदद से हम बड़ी समस्या को छोटी समस्या में विभाजित कर सकते हैं। तो रोटी बनाने वाली जो समस्या है ना, ये बड़ी ही समस्या है, समझ रहे हैं। कार चलाना जो समस्या है वो भी बड़ी ही समस्या है, सब कोई कार नहीं चला सकता। देश चलाना जो समस्या है वो भी एक बड़ी समस्या है, सब कोई देश नहीं चला सकता। कार का रिपेयरिंग करना भी एक समस्या है, सभी लोग कार का रिपेयरिंग नहीं कर सकते हैं। वकील बनना भी एक समस्या है, सभी कोई वकील नहीं बन सकता। सब किसी ना किसी चरण से एल्गोरिथम से जुड़े हुए हैं, तब जाकर क्या कर पाए हैं, इन समस्याओं का समाधान वो कर पाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें यह किसी प्रोग्रामिंग भाषा पर आश्रित नहीं रहता है, मतलब कि यह बिल्कुल भी किसी भाषा पर डिपेंडेंट नहीं है। भाषा के अनुसार एल्गोरिथम में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह जटिल कार्यों को करने में सक्षम होता है। जो
काम करने में असंभव होता है, जो बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है, उन कामों को भी संभव कर पाता है एल्गोरिथम। समझ रहे हैं? देखिए, एक भक्त को भगवान तक पहुंचने के लिए भी एक एल्गोरिथम होता है। अगर वह उस एल्गोरिथम को फॉलो करे तो वो क्या कर सकता है कि भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन हम लोग उस एल्गोरिथम को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। एल्गोरिथम क्या है? वो है सत्य के मार्ग पर चलना। अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, धर्म के लिए अपना सब कुछ परित्याग कर देता है, अपने ईश्वर को सबसे पहले स्थान देता है, अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है, तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये जो चरण है वो तो कोई अपनाता है ही नहीं। तो जब कोई ये चरण कोई अपनाएगा ही नहीं तो ईश्वर तक कैसे पहुंच सकता है? ईश्वर तक पहुंचना जटिल है, लेकिन हम लोग एल्गोरिथम के माध्यम से इसको सरल बना सकते हैं। लेकिन कोई भी इसे सरल बनाना नहीं चाहता। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एल्गोरिथम है इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर मान के चलते बाबू, यहीं पर अगर देख लेते हैं, मेरा ही उदाहरण अगर आप लोग ले लीजिए। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपको हमें वीडियो प्रोवाइड करना है, तो क्या आप तक जो वीडियो है वो डायरेक्ट पहुंच जाता है? नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जिस टॉपिक पर पढ़ाना होता है, सबसे पहले हम उस टॉपिक को खुद अच्छे से पढ़ते हैं, उस टॉपिक पर अध्ययन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें अपने बच्चे को कैसे समझाना है, कौन से उदाहरण लेकर समझाना है, ताकि मेरे बच्चे को, मेरे स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आए। और उसके बाद क्या करते हैं कि हम बोर्ड पर जो टॉपिक पढ़ाने वाला होता है उसे हम लिखते हैं, फिर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम वीडियो की एडिटिंग करते हैं। वीडियो के एडिटिंग करने के बाद उसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसे रीनेम देते हैं। रीनेम देने के बाद तब जाकर हम उसे यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। यूट्यूब पर अपलोड करने के बाद उसका टाइटल देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, टैग्स देते हैं, और तब जाकर एक नया हम उसका एक थंबनेल तैयार करते हैं। और थंबनेल तैयार करने के बाद जब पूरी क्रिया हो जाती है हमारी वीडियो की, तब जाकर आप लोगों के लिए हम उस वीडियो को पब्लिश करते हैं और यह वीडियो आप तक पहुंच पाती है। अगर हम इन चरणों से बिना गुजरे आप तक अपने इस वीडियो को पहुंचाना चाहें तो क्या मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। इसी को तो एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक, आगे एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट का उपयोग करके समझा जा सकता है। फ्लो चार्ट मतलब कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में क्या करना है, तीसरा स्टेप में क्या करना है, चौथा स्टेप में क्या करना है। ठीक है, तो आप लोग बाबू समझ पा रहे होंगे। 9 नंबर है, एल्गोरिथम शब्द एक फारसी गणितज्ञ, यानी एक गणितज्ञ थे जो कि फारसी थे। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अल ख्वारिजमी। अल ख्वारिजमी था। ठीक है, अल ख्वारिजमी के नाम से लिया गया है। आप लोग याद रखिएगा। बाबू, मैं आप लोगों के लिए 10 क्लास का गणित स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए मैं गणित का पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एल्गोरिथम से परिचित कराता हूं, क्योंकि गणित का जो पहला चैप्टर है वह संबंधित है एल्गोरिथम से ही। इसलिए जब आप एल्गोरिथम को जान जाइएगा तो आपको पहले चैप्टर को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर दो संख्याओं का मसा निकालना है तो उसके लिए जो यूक्लिड है वो क्या बताए? वो ये बताए कि हमें दो संख्याओं को तब तक विभाजित करते जाएंगे जब तक कि उसका जो शेषफल है वो शून्य प्राप्त ना हो जाए। तो जब आप इन दोनों संख्याओं की सहायता से भाग की क्रिया करते हैं तो ये भाग की जो क्रिया होती है वो चरणबद्ध होती है। चरणबद्ध तब तक होगी जब तक कि इनका शेषफल बिल्कुल भी 0 ना आ जाए। तो इसी क्रिया को, इसी चरणों के समूह को हम लोग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। और वो जो एल्गोरिथम है वो जुड़ा होता है किससे? वो जुड़ा होता है यूक्लिड के प्रमेय से। इसलिए हम लोग उस एल्गोरिथम को यूक्लिड का एल्गोरिथम जानते हैं। ठीक है, आप लोग समझकर रखिएगा। ये जो वीडियो बनाने का जो प्रोसेस होगा वो कौन सा एल्गोरिथम कहेगा? वो कहलाएगा यूट्यूब एल्गोरिथम। ठीक है, आप लोग समझते रहिएगा। आगे बात करते हैं, इसे कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एल्गोरिथम को ही कलन विधि के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एल्गोरिथम को समझाने का बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रयास किया है। अगर आप लोगों को एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से समझने में मदद मिली होगी, आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से एल्गोरिथम को समझ पाया है, तो प्लीज दोस्तों मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।